पे कर दी तो वो किसी दूसरे से पैसे वापस ले सकता है, रिकवर करवा सकता है कि नहीं? करवा सकता है। और मालिक मकान का मैं कहूंगा मैंने थोड़ी कहा था तुम्हें पे करो, ना करते मैंने थोड़ी कहा था, तो लॉ क्या ये कहेगा हाँ इस बंदे ने नहीं कहा था, टर्म्स एंड कंडीशन तो एग्री हुई नहीं, तो नहीं लॉ कहेगा नहीं, चाहे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री नहीं भी हुई इसके बावजूद जिम्मेदारी है। क्यों? इंटरेस्टेड पार्टी ने पेमेंट की है। ये बात समझ आई? 5 कैसी कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में 5 एग्जांपल उसने डिस्कस की हुई हैं। कौन कौन से? नेसेसरी, फाइंडर, ऑब्लिगेशन, गुड्स एंड डिलीवरेबल्स, नॉन ग्रेचुअस सेट। ठीक है, तकरीबन सारी इसके अलावा 5वीं के अलावा तकरीबन सारी एग्जांपल उसने एग्जाम में 3-4 दफा टेस्ट की हुई है बार बार, लेकिन सबसे अहम नेसेसिटी वाली और नॉन ग्रेचुअस एक्ट, सबसे अहम नेसेसिटी नॉन ग्रेचुअस एक्ट। अब वन बाय वन को डिस्कस करें। सबसे पहले जो सबसे अहम, नेसेसिटी सप्लाई टू माइनर और अनसाउंड माइंड। अच्छा, उसने माइनर और अनसाउंड माइंड को इकट्ठा किया एक ही, ये दोनों पे इक्वली कंसेप्ट अप्लाई, आपको कोई इतराज तो नहीं? वैसे माइनर और अनसाउंड माइंड में फर्क बताना आपको। वो कह रहा है अगर कोई पर्सन नेसेसिटीज सप्लाई करे, लग्जरीज नहीं, नेसेसिटीज, जरूरियात जिंदगी, पानी, बिजली, गैस, मेडिसिन, एजुकेशन, इंटरनेट भी कर लें, आजकल तो नेसेसिटी है ना, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जरूरी होता है, लेकिन आईफोन नहीं है, आईफोन नहीं है, नहीं कोई नेसेसिटीज ऑफ गुड सप्लाई करे अगर कोई पर्सन, एग्जाम में आपको एग्जांपल देके आपसे डिसीजन करवा सकता है कि बताओ ये नेसेसिटी है कि नहीं है, तो वहां पे आपकी जजमेंट आपको बता देगी नेसेसिटी है कि नहीं है। जी, नेसेसिटीज एग्जाम में आपसे डिसीजन करवाएगा कि ये सप्लाई की गई चीजें में से कौन सी नेसेसिटी है और कौन सी नहीं है, कौन सी लग्जरी है। लग्जरी के केस में रिकवरी नहीं होगी, नेसेसिटीज के केस में रिकवरी होगी। सप्लाई वो कह रहा है आप अमाउंट रिकवर करवा सकते हैं अगर आपने प्रोवाइड किया क्या, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जरूरियात जिंदगी की चीज, लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की। किसको प्रोवाइड की? माइनर को या अनसाउंड माइंड को या उनके डिपेंडेंट बीवी बच्चों को। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना आप माइनर के डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, लाने कहा हो सकते हैं तो मतलब हो सकते हैं। रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकते हैं, वो प्राइस नहीं जो उससे एग्री की हो। ठीक है, ये नहीं कि माइनर बेचारा भूखा बैठा हुआ, उसको कहा बर्गर खिलाता तुम्हें KFC का, लेकिन 50,000 का मिलेगा, वरना तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर उसको एग्री कर लिया माइनर ने और बर्गर दे दिया, बताइए कितने पैसे रिकवर होंगे? 50,000 नहीं यार, 200, 250, 300 जितने भी होते हैं। फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनली, उसकी प्रॉपर्टी से पैसे रिकवर करवाए जाएंगे। अगर माइनर या अनसाउंड माइंड की प्रॉपर्टी है उससे पैसे रिकवर करवाए जाएंगे। अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो सीधा बैड डेट की एंट्री डाल दें। बैड डेट काउंटिंग में पढ़ते हैं ना आप, वो फिर पैसे रिकवर नहीं हो सकते। पैसे नेसेसिटी सप्लाई करे माइनर या अनसाउंड माइंड को, कैसे रिकवर हो सकते हैं? अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की, किसको? माइनर, अनसाउंड माइंड या उनके डिपेंडेंट को। कितनी अमाउंट रिकवर हो सकती है? रीजनेबल। किस कहां से? अगर माइनर की प्रॉपर्टी है कोई। ये कंसेप्ट क्लियर? फाइंडर ऑफ द गुड्स, फाइंडर गुम हुई चीज किसी को मिली, जैसे ही चीज उठाई, आपको पता है फाइंडर का और ट्रू ओनर के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके तहत जो फाइंडर है उसके कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज हैं। ड्यूटीज क्या हैं? जो चीज गुम हुई उसकी रीजनेबल केयर करनी है, यानी जैसे इंसान अपनी चीज की केयर करता है उसी तरह उसकी भी रीजनेबल केयर करनी। और ड्यूटी क्या है? ट्रू ओनर को ढूंढना है, ट्रू ओनर को ढूंढना है। राइट्स क्या है? जब तक ट्रू ओनर मिलता नहीं, गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है, अपने पास संभाल के रख सकता है। अगर ट्रू ओनर मिल जाए तो चीज उसको वापस करके उससे जो भी खर्चे हैं वो रिकवर करवा लेगा। और अगर ट्रू ओनर नहीं ढूंढता और मिलता, और ढूंढते 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 जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस उस चीज को की केयर करने के, संभालने के और ट्रू ओनर को ढूंढने के, ये 2 एक्सपेंसेस लगेंगे। ये एक्सपेंसेस अगर चीज की वैल्यू के 2/3 से बढ़ जाए या गुड पेरिशेबल हो तो उस सूरत में गुड को सेल भी कर सकता है। वह आपको याद है हमने केस स्टडी पढ़ी थी कि
कौन सी? मोबाइल शॉप पे एक बंदा गया मोबाइल लेने के लिए और उसने देखा मोबाइल नीचे किसी का मोबाइल नीचे गिरा हुआ है, ठीक है, या घड़ी गिरी हुई है, घड़ी गिरी हुई है। उसने उस घड़ी को उठाया और कहा मुझे अल्लाह ताला की जमीन से घड़ी मिली है, ये मेरी हो गई। क्या उसने ठीक किया? लॉ कहता है नहीं। जैसे ही उसने घड़ी उठाया, जो यानी वो भी कस्टमर था, ये किसी कस्टमर की घड़ी गिर गई, जिसको मिली वो भी कस्टमर था, उसने दुकान के अंदर गया, घड़ी देखी, उसको उठाया, तो फाइंडर और ट्रू ओनर के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब इस फाइंडर का राइट क्या है? इस चीज को अपने पास संभाल के रखे, रिटेन करे जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता, और जब ट्रू ओनर मिलेगा तो उसका जो खर्चे हुए हैं ढूंढने में वो उससे पैसे वापस लेगा। और क्या इसको बेच सकता है? यस, अगर गुड पेरिशेबल नेचर की हो, जो इस केस में नहीं है, या ढूंढने में खर्चा 2/3 वैल्यू से ज्यादा, तो फिर रिकवर। अच्छा मुझे बताइए, उसमें केस स्टडी में था कि दुकानदार ने कहा भाई मेरी दुकान से तुम्हें चीज मिली है तो ये तो मेरी हुई, मुझे तो लॉ कहता है फाइंडर का राइट है कि रिटेन करे गुड्स को, किसी और का राइट नहीं है। अगर वो मैरिज हाल में अंगूठी आपको मिली है और वो मैरिज हाल का मालिक कहता है कि चूंकि हाल मेरा है इसलिए अंगूठी मुझे दे दीजिए, क्या उसका राइट है? नहीं। फाइंडर ऑफ द गुड्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें कुछ राइट याद रखिए, फाइंडर के कुछ राइट्स हैं और कुछ लायबिलिटी, और ये फाइंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने हमें समझाया है, ट्रू ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं किया ये कंसेप्ट। फाइंडर ऑफ द गुड के उसके राइट्स और लायबिलिटी, और डेफिनेटली जो इसके राइट्स हैं उसकी लायबिलिटी, जो इसकी ड्यूटीज उसके राइट्स। नॉन ग्रेचुअस एक्ट, अगर कोई हमें हमारे कहे बगैर गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करता है लेकिन उसका इरादा है नॉन ग्रेचुअस, ठीक है, फ्री में नहीं कर रहा, ठीक है, सिनेमा में बैठे कोई बोतलें लेके आ गया और हम समझ रहे फ्री में दे रहा है, हमने उठा के पी ली, क्या पैसे देने हैं? बिल्कुल पैसे देने हैं। लॉ ये कहता है अमाउंट कैन बी रिकवर्ड इफ एक्ट, यानी जो भी गुड या सर्विसेज, एक्ट से मुराद क्या है? जो गुड या सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर एक्ट इज नॉन ग्रेचुअस, ठीक है। ये पार्टी की इंटेंशन से भी पता चलता है और हमें सर्कमस्टेंसेस से भी अंदाजा हो जाता है कि ग्रेचुअस है कि नॉन ग्रेचुअस है। एक्ट इज नॉन ग्रेचुअस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। इलीगल एक्ट्स पे ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। आपको पता है इलीगल एक्ट कभी भी लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता उसको, वो लॉ कहता है मेरे पास लाओ ना इलीगल एक्ट्स, एक्ट लीगल होना चाहिए। एंड अदर पार्टी एंजॉयड द बेनिफिट, यानी जो गुड या सर्विस है वो दूसरी पार्टी को मिल चुके हो। रेलवे स्टेशन गए, कुली ने आपसे पूछे बगैर, आपके कहे बगैर सामान उठा के गाड़ी तक पहुंचा दिया, बताइए कंसेप्ट अप्लाई होता है कि नहीं? एक्ट नॉन ग्रेचुअस है। हमें तो उसने बताया नहीं कि पैसे लेगा, तो हम ये ना समझ लें कि पैसे नहीं लेने थे इसने, नहीं, कुली उसका काम ही है, शाबाश। और हमें पता है कि कुली जब ये सामान उठाता है तो पैसे लेता है। एक्ट इज नॉट, क्या ये एक्ट लॉफुल है? बिल्कुल लॉफुल है। अदर पार्टी ने बेनिफिट एंजॉय किया, बिल्कुल जाहिर है उसको आसानी हुई, जो भी पैसेंजर था, कि उसे सामान उठा के टैक्सी तक नहीं लेके आना पड़ा। नॉन ग्रेचुअस एक्ट की रिकवरी क्लियर। अगर गुड्स गलती से किसी दूसरे को डिलीवर हो जाए या अंडर कोर्शन, जबरदस्ती गन पॉइंट पे किसी से चीजें ली जाए, तो क्या जिस बंदे के पास ये चीजें पहुंची गलती से या जबरदस्ती, जिस बंदे के पास अब ये चीजें हैं, चाहे गलती से चाहे जबरदस्त, क्या उसकी जिम्मेदारी है कि वापस करे? बिल्कुल वापस करे। हालांकि वापसी का एग्रीमेंट हुआ नहीं, लेकिन वापस करे। ऑब्लिगेशन पेड बाय इंटरेस्टेड पार्टी, अमाउंट कैन बी रिकवर्ड इफ इंटरेस्टेड पार्टी पेड, किराएदार ने पे किया। लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी, और टैक्स पे किया जो कि लीगल लायबिलिटी होती है। और अगर उसने एलडीए वाले को रिश्वत अदा की हो कि भाई घर सील ना करो, हफ्ते बाद आ जाना, क्या ये रिश्वत को रिकवरी करवा सकता है? नहीं, क्योंकि लीगल नहीं है। लीगल ऑब्लिगेशन, इंटरेस्टेड पार्टी हो जिसने पे किया है, लीगल और इंटरेस्टेड पार्टी ने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पेमेंट की हो, अपना, यानी उससे उसे खुद को कुछ नुकसान हो रहा हो अगर वो पेमेंट ना करता, अपना इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए, उसने इन गुड फेथ वेलफेयर करने के लिए, किसी का भला करने के लिए, दोस्ती में ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए पेमेंट नहीं की, बल्कि किस लिए पेमेंट किया? अपने आप को बचाने के लिए, अपना इंटरेस्ट सेव करने के लिए, तो फिर ये पेमेंट हो सकते हैं। एग्जाम में करेगा क्या? एग्जाम में या तो आपसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन टेस्ट करेगा, कहेगा बताओ कुजाई कॉन्टेक्स्ट या एग्जांपल बताओ, एक्सप्लेन करो।
या आपको इन 5 में से कोई 2 या 3 सिचुएशंस बनाएगा और कहेगा बताओ इसमें पैसों की रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो किन कंडीशंस में। आपने पहचानना होगा ये केस है कौन सा, ये वाला ये वाला ये वाला वो कि ये, और जो भी केस होगा उसकी फिर कंडीशन लाजमी लिखनी है। एग्जाम में बस यही पहचानना होगा केस स्टडी में कि ये केस लिंक किससे कर रहा है, किस कंसेप्ट। केस एक दफ़ा लिंक हो गया उसके बाद तकरीबन रिप्रोडक्शन ही होता है। आपने कंडीशन छापनी है और केस में बता देना कि जी इसमें रीजनेबल प्राइस नहीं है। आपको याद है वो 2000 वाली चीज़ 2500 में बेच रहा था माइनर को, सर्दियां थी, उसमें 11 कोड उसके पास पहले थे, 12वां भी कोड दे रहा था। तो ये नेसेसिटी थी, रिकवरी हो सकती है नहीं। और एक वो भी था जिसमें हीरो के बटन उसको दे रहा था, ये भी नहीं रिकवरी करवा सकता है ना। हाँ जी, तो ये टाइप्स ऑफ कोज़ाइक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया। आगे चलें, ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडी। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म, फारग, कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, ठीक है ऐसा। तो एक तो है गुड वे डिस्चार्ज का, जो क्या है एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब कॉन्ट्रैक्ट कितनी पार्टीज, 2 पार्टीज होती हैं। जब प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर दें, दोनों पार्टीज एक्चुअली परफॉर्म, एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। फिर इसके बाद उसने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी होती है, वो उसने चैप्टर 6 में डिस्कस किया था, ठीक है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में वो इधर बड़ा क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि उसमें टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड नहीं होता, उसमें ऑप्शन होती है, ऑप्शन होती है उसके पास, ठीक, किसके पास? खा गए मार। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में अगर एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पूरे हो रहे हों तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिसर, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है उसने। लेकिन ये वो अवॉइडेबल, उसमें कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जिंदा रहता है या कम से कम उसकी ऑप्शन पे है, ठीक है, इसीलिए शायद उसने वो यहां पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमें वो कंसेप्ट भी आता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, लाइव राइट्स एंड लाइबिलिटीज पार्टीज की खत्म हो जाती हैं, इससे एग्री करते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टीज ने मिलके बैठ के कहा भाई हम 2 पार्टीज थे जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हम ही मिलके इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म भी कर देते हैं, मिल बैठ के इस कॉन्ट्रैक्ट। ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या है? दोनों पार्टीज ने जिस तरह मिल बैठ के कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसी तरह मिल बैठ के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। इसके कौन कौन से मेथड्स हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट के? नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेसियन, रिमिशन, वेवर, प्रोमिसर, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट तो लॉ में बहुत जगह पे मैंने आपको 3-4 जगह में बताया है। सम टाइम अगर कहीं पे लिस्ट हो और हमें समझ ना आ रही हो कि 5 पॉइंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट समझ आ गया, 5वां समझ नहीं आ रहा, समझ तो आ गया कंसेप्ट, लेकिन ये नहीं समझ आया उसने इस लिस्ट में क्यों डाला है, तो हम क्या करते हैं उसे उस लिस्ट में इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते? क्यों भला करते हैं भला? आई कैप क्वेश्चन में पूछ सकता है। अच्छा चलें, म्यूचुअल एग्रीमेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंट मोड्स हैं, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी पार्टीज मिलके बैठ के टेबल के ऊपर एग्री करेंगी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। उसके कितने तरीके हैं? नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेसियन, रिमिशन, वेवर, प्रोमिसेस, रिफ्यूजल और निगलेक्ट। प्रोमिसेस, रिफ्यूजल और निगलेक्ट, ठीक है। नोवेशन का मतलब क्या है? ये दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं और ये दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन बार स्टडी करें। नोवेशन का मतलब क्या है? पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म और नया, पुराने की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं। बाजू का ऐसा था लोग एक दूसरे के साथ, पहले उसने कहा मैं गाड़ी खरीदूंगा, फिर अगला एग्रीमेंट किया बाइक खरीदूंगा, दोनों एग्रीमेंट अलग अलग हैं, वो नोवेशन नहीं होती। नोवेशन में क्या होता है?
पहले गाड़ी का एग्रीमेंट किया, फिर बाद में कह रहे नहीं 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 गाड़ी रहने दो, अब बाइक का एग्रीमेंट कर लो। गाड़ी वाले एग्रीमेंट की जगह पे बाइक वाला एग्रीमेंट किया, तो वो इनोवेशन है। उसमें जो गाड़ी वाला पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हुआ, खत्म हो गया कि नहीं? तो देखिए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया कि नहीं आ गया? सोना कहने लगा सर ये कौन सा डिस्चार्ज में तो नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा। भाई नए वाला क्रिएट हो रहा है लेकिन पुराने वाला खत्म हो रहा है। मेकिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। इन प्लेस ऑफ ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड वाला फारग है ना। अल्ट्रेशन का मतलब क्या है? अच्छा एक तरीका तो ये था कि गाड़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट सारे का सारा फाड़ के फेंक दें और नया कॉन्ट्रैक्ट करें उसकी जगह पे बाइक वाला, एक तरीका। एक दूसरा तरीका भी था क्या, गाड़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज, वहां जहां जहां गाड़ी है उसको काट के लिख दे बाइक और प्राइस भी एडजस्ट कर दे। अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट रहे उसमें अल्ट्रेशन की जाए तो वो क्या है? वो है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मेकिंग मटेरियल चेंजेस इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट, उसी कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल चेंजेस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये दोनों पार्टीज मिलकर अल्ट्रेशन कर रही हैं। अगर एक पार्टी अल्ट्रेशन करे ना तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस हो जाता है। ये दोनों पार्टीज मिलकर, क्योंकि बेस हमारी क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसका मतलब है नीचे जो कुछ भी हो रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो रहा है। रिसियन, रिसेंट का मतलब क्या है? कैंसल कर देना। जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर दिया जाए विदाउट मेकिंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कैंसल कर दिया, फाड़ के फेंक, दोनों पार्टीज ने आपस में एग्री किया कि गाड़ी का एग्रीमेंट किया था, अब गाड़ी नहीं खरीदनी ना किसी ने बेचनी, उसकी जगह में नया एग्रीमेंट भी कोई नहीं किया, वो क्या हुआ? रिसियन। ये याद रखें, नोवेशन। नोवेशन क्यों नहीं है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। अल्ट्रेशन नहीं, अल्ट्रेशन क्यों नहीं है? चेंज थोड़ी हो रही, उसको फाड़ के फेंक रहे हैं। रिसियन है। रिसियन का मतलब कैंसलिंग कॉन्ट्रैक्ट विदाउट मेकिंग न्यू वन। नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, पुराने को कैंसिल किया जा रहा है। ये बात समझ आए? लेकिन मुझे एक बात बताएं, रिसियन यानी रिसेंड करना, ये तो मैंने किसी और जगह भी लफ्ज पढ़ा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट हो, फ्री कंसेंट नहीं है, अगर किसी पार्टी की कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है तो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है, रिसेंड कर सकती। लेकिन याद रखे वो कंसेप्ट इससे डिफरेंट है, लफ्ज सेम है, क्या फर्क है? इसमें दोनों ने एग्री करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया है, रिसेंड किया। उसमें एक पार्टी की ऑप्शन होते थे। कंसेप्ट रिसियन का वही है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए, लेकिन इस वाली रिसियन में कोई पार्टी दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। इस वाले केस में एक पार्टी दूसरे के खिलाफ डैमेजेस क्लेम नहीं। वो जो फ्री कंसेंट वाला था ना, उसमें डैमेजेस रिसेंड भी करते, रिसियन भी होती और डैमेजेस भी क्लेम करते। बात समझ आई? रिमिशन, रिमिट करना नहीं, नहीं वो रिटर्न करना होता है। रिमिट करना मतलब थोड़ी सी माफी देना, थोड़ी सी माफी देना, डिस्काउंट दे देना, यूं कह लें डिस्काउंट दे देना। जैसे एक्सेप्टिंग लेसर कंसीडरेशन, जितनी कंसीडरेशन थी उससे कम पैसे देना। वो आपने मुहावरा सुना, भाग दे चोर की लंगोटी से ही। हमारा डेटर है, उसने पैसे दिए हैं, हमें पैसे देने हैं, उस साल हम उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहा, 1 लाख रुपया देना है, एंड पे कहता है भाई 40,000 दूंगा, बोलो। हम कहते चल 40,000 ही दे दे, कुछ तो पैसे आएंगे। 40,000 कम पैसे एक्सेप्ट करना, रिमिशन। और अगर वो हाथ पैर जोड़ दे हमारे सामने और के भाई मुझे माफ कर दो, मैं 1 रुपया भी नहीं दे सकता, ठीक है। और अगर हम मान जाए तो वेवर, वेवर में और रिमिशन में क्या फर्क है? रिमिशन में कम और वेवर में कुछ भी नहीं मिलता। उसने एक एग्जांपल दी, उसने कहा अच्छा 1 लाख रुपया देना था उसने 1 साल के बाद, 1 साल आ गया 1 लाख रुपया नहीं दिया। अब डेटर ने कहा 1 साल के बाद आपको 1 लाख रुपया दे दूंगा, आपने टाइम एक्सटेंड कर दिया। ये वेवर है कि रिमिशन है कि कुछ भी नहीं? रिमिशन है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 1 लाख अब का ज्यादा वैल्यू वाला है, 1 लाख साल बाद वाला कम वैल्यू वाला है, तो आप टेक्निकली कम वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिमिशन और वेवर में फर्क समझ आ गया? प्रोमिसेस, रिफ्यूजल और निगलेक्ट, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, शाबाश, ये वही आ गया।
अभी हम उसको याद कर रहे थे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, तो उसने उसको इसमें फिट कर दिया। अच्छा, वैसे मैंने थोड़ा सा गौर किया लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये उसने म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें तो प्रॉमिस ही, हाँ आई क्या ये बताए कंसेप्ट फिट है कि नहीं, आता है कि नहीं कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसका मतलब अगर कंसेप्ट आपको आता है तो जल्दी से बताइए। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इसमें नोवेशन क्या मतलब, पुराने की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट, अल्ट्रेशन पुराने की जगह पे पुराना ही कॉन्ट्रैक्ट नए टर्म्स के साथ, फिर इसके बाद रिसीजन पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, रिमिशन लेसर कंडीशन, वेवर, और वो जो मिसफिट लग रहा है हमें, प्रॉमिस निग्लेक्ट, ठीक है, प्रॉमिस रिफ्यूजल और निग्लेक्ट। ये तो हो गया म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये आपसे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसमें केस स्टडी नहीं सेट करेगा, केस स्टडी सेट करेगा इसमें। जी जी पूछे। तो वो पार्टीज या चेंज होगी या फिर नहीं होगी? हाँ, पार्टीज चेंज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, बिल्कुल। नॉर्मली बताइए किसमें पार्टी चेंज हो सकती हैं? नोवेशन में, जब नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अल्ट्रेशन में अब कहें एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जरूर एक्सप्लेन। इन भाईजान से पैसे मैंने लेने थे, इन भाईजान से पैसे लेने थे, ये ए है, मैं बी और ये सी, मैंने ए से लेने थे, सी को देने थे। एक मेरा एग्रीमेंट नंबर 1 इनके साथ, एक इनके साथ है। फिर ये तय पाया कि ये एग्रीमेंट मेरे पुराने खत्म करके डायरेक्ट मैं ए को कहता हूं भाई सी को पैसे दे देना। ए को क्या कहा? सी को पैसे दे देना। बताइए अल्ट्रेशन है कि नोवेशन है? क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट बनना है पुराने की जगह पे। अब इसमें पार्टी सेम है कि चेंज है? चेंज है। और इसमें आई के आपने ट्विस्ट डाला था कहानी में, याद है क्या ट्विस्ट था? कि बाद में अगर ये भाई पैसे नहीं देते, ए पैसे नहीं देता, सी ने किसके खिलाफ केस करना है? बी, क्योंकि मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की हर चीज खत्म, कोई राइट लायबिलिटी नहीं। म्यूचुअल एग्रीमेंट क्लियर हुआ? इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल। वो पढ़ा था शुरू में, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग आर वॉइड, यही कह रहा है। लेकिन इम्पॉसिबिलिटी समटाइम ऐसी होती है जो स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, बाद में भी है। समटाइम ऐसा होता है कि स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी नहीं थी, बाद में हुई। तो इम्पॉसिबिलिटी की दो टाइप, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग को हम सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, याद है? एज फार सुपरवीनिंग एज फार सब्सीक्वेंट। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी जब भी होगी एग्रीमेंट वॉइड है। इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो एग्रीमेंट स्टार्ट से ही वॉइड है, जिसे हम कहते थे वाइड एग्रीमेंट, याद है? डिफरेंस बिटवीन वाइड एग्रीमेंट वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो आने वाला है। अगर इम्पॉसिबिलिटी, जैसे भाईजान ने कहा मैं उड़ के दिखाता हूं आपको, आप मुझे 10,000 रुपया दीजिएगा, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वाइड। एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट हमें पता है वाइड। सम टाइम ऐसा होता है एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट वो पॉसिबल होती है, सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा वकूआ हो जाता है कि वो इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे कोई लॉ पास हो गया, पहले हम शुगर की ट्रेड कर सकते थे पंजाब और सिंध के दरमियान में, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा भाई अब यहाँ से कोई भी चीनी जो है वो सिंध में नहीं जाएगी फॉर एग्जांपल। तो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड मना नहीं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास किया कि अब वो ट्रेड नहीं हो सकती। यह है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कंसेप्ट है ना, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी कौन सी इम्पॉसिबिलिटी? आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखें, इसके लिए वर्ड बोलते हैं हम वाइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये जिंदगी में एक सेकंड के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। इसके लिए टर्म बोलते हैं वाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट था बाद में वाइड हुआ। सुपर, अब ये इसके साथ निशान लगा रहे, केस स्टडी। केस स्टडी पूछेगा। कुछ केसेस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है,
कुछ केसेस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती, कुछ केसेस में सुपरवीनिंग, इसका फायदा क्या होता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का? नहीं, बेनिफिट्स तो रिस्टोर होंगे ही होंगे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का फायदा ये होता है कि अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ना, तो आपके खिलाफ जिस पार्टी ने अपना काम पूरा नहीं ना किया उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं आता, उसे डैमेजेस नहीं पे करने पड़ते। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में जब कोई केस आ जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट आ जाए, इसका मतलब क्या है? अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा लेकिन पार्टी ने डैमेजेस भी नहीं पे करना है, उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, उसे हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसे कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ब्रीच का मतलब है किसी की नाअहली है कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी की और उसको हर्जाना अदा करना चाहिए। क्लियर हो गया? अब क्या हमें, मुझे बताइए, पता होना चाहिए कौन सी चीज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, कौन सी नहीं है। सब्जेक्ट मैटर, कोई चीज बताए, किसी चीज के एग्जांपल दें, कार की एग्जांपल कही दे। गोदाम में माल पड़ा हुआ था हमारा जो बेचना था और आग लग गई, अब उसको बेच सकते हैं? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर यानी जिसका एग्रीमेंट हो रहा था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर वो कोई चीज थी तो डिस्ट्रॉय हो गई, अगर वो कोई इंसान था तो डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी है। हाँ, पेंटर था, हमने उसके साथ एग्रीमेंट किया, उसकी डेथ हो गई, हाथ कट गया, तो फिर ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, एक बंदे के साथ हमने एग्रीमेंट किया कि भाई आप, कोई बंदा, कि भाई आप हमें गाड़ी बेचेंगे और ड्यू डेट पे उसकी डेथ हो गई, तो वो क्या हो गया? हाँ, ये था कहानी में ट्विस्ट। डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी में सिर्फ पर्सनल नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो वाइड होंगे, वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आएंगे। जो सेल परचेज वाले हैं वो नहीं है, जो के नहीं है। ये कंसेप्ट याद है ना? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्लियर? पार्टी की डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी, एलियन एनिमी, इंडिया चाइना हमारा एलियन एनिमी है कि नहीं? इंडिया एलियन एनिमी है कि नहीं? इंडिया भी नहीं है, जंग थोड़ी लड़ी, जंग नहीं छिड़ी हुई अभी एलियन एनिमी नहीं है, अभी एलियन। चेंज ऑफ लॉ, और वो चीज जो आपको समझ नहीं आती होती, नॉन अकरेंस ऑफ कंटिंजेंट थिंग। अगर हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कर दिया किसी चीज के साथ और वो चीज नहीं हुई, याद है 23 मार्च की परेड देखने के इस्लामाबाद में होटल की बुकिंग कराई और होटल वाले को बता दिया, होटल वाले को बता दिया 23 मार्च की परेड देखने आए। अगर होटल वाले को नहीं ना बताया तो फिर वो कहेगा भाई मैं तो समझा आप इधर सैर करने के लिए आए। तो अगर बता दिया और फिर परेड कैंसिल हो गई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल। अब हम होटल वाले से कहेंगे हम नहीं आ रहे, होटल वाला कहेगा जुर्माना अदा करें, मैंने तो आपके लिए रूम बुकिंग कर दी थी, जुर्माना अदा करना हमने। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का फायदा यही है कि कॉन्ट्रैक्ट आपने पूरा नहीं करना लेकिन इसके बावजूद 1 रुपया भी जुर्माना अदा, क्योंकि इसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में किसी का कसूर नहीं होता। लॉ कहता है इसमें प्रोमिजर का कोई कसूर नहीं है। अगर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता, प्रोमिजर का कोई कसूर नहीं है। लेकिन प्रोमिजर बड़ा साइंसदान है, वो ये चाहता है कि इस लिस्ट को मजीद बढ़ाए और हर चीज इसमें डाल दे। ठीक है, हर चीज इसमें डाल। और लोड शेडिंग हो रही है, उसको भी कहेगा सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, लोड शेडिंग हो रही है। बटन, दर्जी को हमने कहा कपड़े सीने, उसने कहा सर बटन महंगे हो गए, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये सुपरवीनिंग। इसीलिए हमें जहां पे ये पता होना जरूरी है ना कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में क्या चीजें शामिल हैं, वहीं पे ये पता होना भी जरूरी है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में क्या चीजें नहीं है। यहीं पे ICAP केस स्टडी टेस्ट करेगा। इसमें से कोई केस ले आएगा और कहेगा बताओ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ना, या इसमें से कोई केस ले आएगा, तो आपने डिसीजन करना होगा कि ये लिस्ट में किस जगह पे था, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में था कि नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में था। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की वैलिड रीजंस हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की वैलिड रीजंस नहीं है, नहीं है। जैसे स्ट्राइक्स, लॉकडाउन वगैरह हो जाए,
अब आप कहें सर लॉकडाउन तो वैलिड रीजन होनी चाहिए, वैलिड अगर एग्री किया हुआ है, अगर इसीलिए जब आप प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं ना तो उसमें एक क्लास होती है, उस फोर्स मेजोर क्लास, वो क्लास इंक्लूड करते हैं कि अगर कोई लॉकडाउन वगैरह हो गया, स्ट्राइक हो गई, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया ना, फिर ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बन जाएगी। वरना नॉर्मली आपके मजदूर लेबर यूनियन हड़ताल पे चली जाए, जिस वजह से आप माल सप्लाई ना कर सके टाइम पे, आपकी फैक्ट्री के मजदूरों ने कहा तनख्वाह बढ़ाओ, हड़ताल पे चले गए, आपने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, वो हड़ताल करें, इसकी वजह से आपके ऑर्डर डिले हो गए। बताइए जो बाहर गोरा बैठा हुआ है वो आपकी इस बात को मानेगा कि स्ट्राइक? नहीं नहीं नहीं, ओके, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज और आपके पास अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, तो फिर जैसे जब पूरे मुल्क में लग गया फिर वैलिड रीजन थी, लेकिन अब पूरे मुल्क में नहीं है, अब वैलिड रीजन नहीं है, अब आप किसी दूसरी जगह पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट, जैसे मैंने एग्रीमेंट किया किसी के साथ उसको फर्नीचर सप्लाई करने का और फर्नीचर सप्लाई करने, और फिर मैंने एग्रीमेंट किया लकड़ी सप्लाई करने का किसी दूसरे के साथ। अब उस दूसरे बंदे ने मुझे लकड़ी सप्लाई नहीं की, इस वजह से मैंने अगली पार्टी को फर्नीचर सप्लाई नहीं किया और ये कहा कि तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, थर्ड पार्टी का डिफॉल्ट है। अगली पार्टी को क्या लगे कि भाई अगर उसने नहीं सप्लाई किया था, वो दो सप्लायर थोड़े हैं। डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ये भी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, सर शुरू में तो हमने समझा था मकान कंस्ट्रक्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया, तो हमने कहा सर शुरू में ये तो बड़ा आसान काम होगा लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, सॉरी मैं नहीं कर सकता। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं है। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी यानी अब नॉट प्रॉफिट, हमने कहा सर मकान बनाने का एग्रीमेंट किया था, उस वक्त रॉ मटेरियल सस्ता था, अब महंगा हो गया है, अब हमें इतने पैसों में वारा नहीं खाता, पैसे बढ़ाएं वरना हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे। सुपरवीनिंग पॉसिबिलिटी, याद रखें जो चीज कॉन्ट्रैक्ट एक दफा डिटरमिन हो गया, एग्री हो गया ना, वो पूरा करना पड़ेगा। अगर दोनों पार्टीज रजामंद हो जाए तो अल्टरेशन कर सकती हैं, वरना एक पार्टी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं ना? कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाए और लॉस आ जाए, प्रॉफिट की बजाय कॉन्ट्रैक्ट में लॉस आ जाए। और पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे वो होटल वाले से कहा था हमने कि हम हाँ जी आगे से उधर मरी भी जाना है हमने, और रास्ते में यहाँ पे होटल में तुम्हारे स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे और साथ ही साथ 23 मार्च की परेड भी देख लेंगे। अब परेड कैंसिल हो गई, पार्शियल है, लेकिन मरी तो जा सकते हैं ना, मरी अभी खुला हुआ है, फर्ज करें खुला हुआ है मरी, तो पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी है। क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया? ये एग्जाम्पल एक एक पता है किस लिए पढ़ाई है आपको? एक एक एग्जाम्पल किस लिए? केस स्टडी में आईकैप टेस्ट करता है, ये केस स्टडी में टेस्ट करेगा जी। वो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में डैमेजेस लिखा हुआ है, वो काइंडली बता दें कि अगर एग्रीमेंट जो है वो इनिशियली जो है वो वाइड है तो डैमेजेस क्या है? पंडित ने कहा आओ भाई अभी ये अस्थि को अभी आग ना लगाना, अभी मैं इसको जिंदा कर दूंगा, लेकिन मुझे अग्नि ना लगा, हाँ तो हाँ चिता को आग ना अग्नि ना दो अभी, और मुझे 1 लाख रुपया दो, मैं अभी इसको जिंदा कर देता हूँ। अब जो वो बेचारे मासूम, वो पहली टेंशन में, उन्होंने 1 लाख रुपया दे दिया। पंडित ने सबको कहा अब मैं जॉब करने लगा हूँ, सारी आंखें बंद कर ले 5 मिनट के लिए। जॉब किया, वो जिंदा नहीं हुआ बल्कि वो गायब हो गया, पंडित खुद गायब हो गया। अब क्या पंडित, ये कॉन्टैक्ट इनिशियली इम्पॉसिबल है, इनिशियली इम्पॉसिबल है, लेकिन मुझे ये बताइए इनिशियली इम्पॉसिबल तो है, लेकिन क्या पंडित को पता था कि ये इम्पॉसिबल है? पंडित को तो पता था ना जो, तो अब जब पंडित पकड़ा जाएगा इससे सिर्फ वो पैसे रिकवर करवाएंगे कि डैमेजेस भी, कि जितना अरसा तुमने पैसे संभाल के रखे ना धोखा दे के, वो हमें, तो ये बेसिकली एक तरह से जिसको इम्पॉसिबिलिटी का पता है ना, वो दूसरी पार्टी को नहीं बताता, तो ला ये अज्यूम करता है ये दूसरी पार्टी को धोखा दे रहा है, लेकिन उसे खुद भी तो पता है कि ये इम्पॉसिबल है कि नहीं, वो वाहकीन को नहीं पता था। कोई एग्जाम्पल की कमी हमारे पास, अगली एग्जाम्पल अभी हाजिर है। चाइना से हमने जहाज मंगवाया सामान, और हमने लोकल ट्रेडर के साथ कहा एग्रीमेंट कर रहे हैं हम, अच्छा हमें पता चल गया कि जहाज डूब गया,
लेकिन पैसों की शदीद ज़रूरत है, बैंक को लोन रीपे करना है वरना बैंक फैक्ट्री नीलामी कर देगा। हमने लोकल ट्रेडर से कहा हमारा सामान आने वाला है, महीने तक आ जाएगा, हम आपको बेच देंगे, लाए एडवांस हमें दे। उन्होंने एडवांस हमें दे दिया। हमें पता है ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, इनिशियली इम्पॉसिबल है कि नहीं, जहाज तो डूब गया। हमने उनको नहीं बताया। महीने बाद जब उनको पता चलेगा, क्या सिर्फ रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट हो कि जो एडवांस लिया है वो, कि इसको डैमेजेस भी पे करने चाहिए? भाई इसका है कि नहीं इसका कसूर, तो डैमेजेस भी पे किए जाएंगे। ये तो फ्रॉड में जी हाँ, फ्रॉड में भी डैमेजेस नहीं होते थे, ऐसे ना करें, फ्रॉड में डैमेजेस होते थे, याद है? मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं होते थे, फ्रॉड में होते थे। बिल्कुल सही कंसेप्ट लिंक किया, शाबाश शाबाश। और हो गया बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता ही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इसमें सबसे अहम लफ्ज पता क्या है? विलफुली, जानबूझ के। इसमें और इसमें यही फर्क है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में, इसमें भी नहीं हो रहा, लेकिन इसमें पार्टी का कसूर नहीं है, इसमें पार्टी का कसूर है। इसमें डैमेजेस अलाउ नहीं किए जाते, सिर्फ बेनिफिट रिस्टोर होता है जो लिया दिया एडवांस वगैरह। इसमें विलफुली चूंकि पार्टी ने निगलेक्ट किया है तो उसको डैमेजेस भी पे करने होंगे। क्लियर हो गया ये? अच्छा, इसको यहाँ पे वैसे तो ये खत्म हो गया चैप्टर, मेरा ख्याल कंप्लीट हो गया ना। केस स्टडी के लिए एक दो चीजें हैं, लेकिन अब नमाज का टाइम हो रहा है जुम्मे का, तो आपकी इसके बाद क्लास है इसी रूम में है। किस वक्त? 3 बजे ना, आ जाते ना 2 बजे इधर दोबारा क्लास शुरू। जिनकी क्लास नहीं आ सकते नो प्रॉब्लम, यूट्यूब पे लेक्चर तो थोड़ी देर के लिए लेक्चर को ब्रेक देते हैं, इंशाल्लाह नमाज के बाद वापस आएंगे जी। अब चलते हैं हम चैप्टर के अगले हिस्से की तरफ, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। हमें सिखाना क्या चाह रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच हो तो उस सूरत में एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिएगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बहुत से मोड्स हैं, ठीक है, जिसमें बाय कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट भी है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या फ़र्क है कि जो अदर मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं, जैसे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे म्यूचुअल कंसेंट है या जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनमें कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो जाता है लेकिन पार्टीज़ को कोई डैमेजेस वगैरह एक दूसरे को पे नहीं करने होते। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली चूँकि एक पार्टी के विलफुल निगलेक्ट की वजह से होता है, जिसमें एक पार्टी का कसूर होता है कि उसने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया। हमारा कोई सेल और परचेज का एग्रीमेंट हुआ था, पार्टी ने जानबूझ के वो गुड्स डिलीवर नहीं की, तो उसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ किस वजह से, ब्रीच की वजह से, तो उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है यानी जिसका कोई कसूर नहीं था लेकिन उसको नुकसान हुआ, एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या रेमेडीज हैं। रेमेडीज मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन जो एग्रीव्ड पार्टी अडॉप्ट कर सकती है। 3 रेमेडीज होती हैं। एक है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन। आपको याद होगा हमने चैप्टर 2 में स्टार्ट किया था कि जो एग्रीमेंट होते हैं वो ज़्यादातर टू डू समथिंग के होते हैं, लेकिन कभी कभार नॉट टू डू समथिंग के भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम फर्ज कीजिए अगर किसी आर्टिस्ट के साथ ये एग्रीमेंट करें कि वो हमारे थिएटर में आके परफॉर्म करेगा, यह एग्रीमेंट टू डू समथिंग, और अगर ये एग्रीमेंट करे कि वो किसी और के थिएटर में जाके परफॉर्म नहीं करेगा, यह एग्रीमेंट नॉट टू डू समथिंग। तो रेमेडीज़ में कुछ रेमेडीज़ है जिनका पैसों से ताल्लुक़ है, कुछ रेमेडीज़ ऐसी है जिनका पैसों से ताल्लुक़ नहीं है। जिस रेमेडी का पैसों से ताल्लुक़ नहीं है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन, यानी केस फाइल करना उस पार्टी के खिलाफ जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, केस फाइल करना और उसमें कहना कि भाईजान आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था ना वही काम करें। अगर वो एग्रीमेंट था टू डू समथिंग का
तो हम उसे एक सूट फाइल करेंगे फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जिसमें उसको कोर्ट फोर्स करेगी कि आपने जो एग्रीमेंट किया था टू डू समथिंग वो काम कीजिए। और अगर एग्रीमेंट था नॉट टू डू समथिंग तो सूट फॉर इंजंक्शन होगा, यानी हम कोर्ट से कहेंगे कि सर इसको मना कीजिए कि हमारे अलावा किसी और पार्टी के साथ परफॉर्मेंस ना करे। तो ये इसका मतलब ये है कि जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजेक्शन का मतलब है कि जो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया था ना वही काम बाय कोर्ट किया जाए। पार्टी ने तो इनकार कर दिया, लेकिन अब कोर्ट ये कहे कि कोर्ट के थ्रू उस पार्टी को मजबूर किया जाए कॉन्ट्रैक्ट पे अमल करने के लिए। यह है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजेक्शन। लेकिन ये सूट सिर्फ ये कुछ केसेस में अलाउड, हर केस में अलाउड नहीं है, हर केस में अलाउड नहीं है, कुछ केसेस में अलाउड है, कुछ केसेस में अलाउड नहीं है। जैसे कोर्ट अगर ये समझे कि पैसा एक सब्स्टिट्यूट या रेमेडी नहीं है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें पैसा जो है वो एडिक्वेट रेमेडी नहीं समझा जाता, उस केसेस में कोर्ट ऑर्डर कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजेक्शन के। वरना कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट कहेगा ठीक इस एग्रीमेंट को ख़त्म समझे, अब वो पार्टी है उसकी मर्जी है, अब इस एग्रीमेंट को ख़त्म समझिए, अब आपका जो नुकसान हुआ है ना वो आप नुकसान पूरा करवा लें, नुकसान जो हुआ है आपका वो नुकसान पूरा करवा लें। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इस केस में लेफ्ट वाले और राइट वाले केस में फ़र्क समझ आए। राइट वाले केसेस में जो पार्टी है एग्रीड पार्टी उसको कंपनसेशन के तौर पर कुछ पैसे वगैरह मिल रहे हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे जो कोई पैसा नहीं मिल रहा बल्कि जो एग्रीमेंट में तय पाया था थ्रू कोर्ट वही काम करवाया जा रहा है। लेकिन ये मैंने बताया कुछ केसेस में अलाउड है, कुछ केसेस में अलाउड नहीं। अगर केस ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउड नहीं है, तो ला उस एग्री पार्टी के कहेगा भाईजान सब्र करें, आपने कुछ एग्रीमेंट किया था ठीक है, उसने परफॉर्म नहीं किया कोई बात नहीं, अब आप ऐसा कीजिए आप अपनी कंपनसेशन लीजिए। सबसे पहले तो कोर्ट देखेगा क्या इस पार्टी एग्रीड पार्टी ने कोई एडवांस दिया, जैसे सिंगल है उसने इनकार कर दिया, उसने कहा मैं आपके थिएटर में नहीं आऊँगा, कोर्ट ने कहा भाईजान हम उसको मजबूर तो नहीं कर सकते ना, अगर हम कर भी देंगे वो सही तरह गाने की बजाय उल्टा सीधा गाना गा लेगा जिससे आपकी अपनी रेपुटेशन इफेक्ट होगी। तो इस केस में बेहतर यही है आप उस पार्टी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे मजबूर ना करें, उसकी बजाय आप कोई मॉनिटरी कंपनसेशन ले लें, क्योंकि उसको बुलाने का मकसद भी आपका ये था आपकी सेल बढ़ेगी, तो जो मॉनिटरी कंपनसेशन है वो ले ले। अब मॉनिटरी कंपनसेशन में कोर्ट सबसे पहले देखेगा क्या हमने उस पार्टी को कोई एडवांस दिया था, अगर कोई एडवांस दिया था तो कोर्ट वो एडवांस वापस करवाएगा। इसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन लीगल लैंग्वेज, यानी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। अगर ऑलरेडी कोई एडवांस वगैरह दिया हुआ है तो कोर्ट उसको रीपे करवाएगा, लेकिन याद रखें रेस्टिट्यूशन या रिस्टोरेशन से भी एग्रीड पार्टी की तसल्ली नहीं हुई। वो कहेगा सर ये तो चले वो जो मैंने एडवांस दिया था वो वापस हुआ ना, मेरा जो नुकसान हुआ वो कैसे भरा जाएगा? तो जो नुकसान भरा जाएगा ना वो है डैमेजेस। तो अब आपको मतलब समझ आ गया होगा रेमेडीज में और डैमेजेस में क्या फर्क है। डैमेजेस एक टाइप ऑफ रेमेडी है, रिस्टोरेशन हो जाएगी। कोर्ट एग्रीड पार्टी से पूछेगा आपकी तसल्ली हो गई, एग्रीड पार्टी का नहीं सर ये तो अभी मैं उस पोजीशन अपने पैसे मुझे वापस मिले हैं, जो मेरा नुकसान हुआ वो तो इससे निकलवाएं। तो कोर्ट डैमेजेस अलाउ करेगा। डैमेजेस क्या है? मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ लॉस, मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ लॉस। लेकिन इसमें मसला आता है, ये जो मॉनेटरी कंपनसेशन है ना ये इतना आसान नहीं है। मतलब बज़ाहिर तो कह दिया जाएगा कि एग्रीड पार्टी का जो नुकसान हुआ है वो जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भरे, लेकिन प्रैक्टिकली ये बड़ा पेचीदा मसला होता है, इसलिए कि एग्रीड पार्टी कहती है कि जी मैं तो तबाह बर्बाद हो गया, मेरा तो सारा कारोबार लुट गया, मुझे तो इससे करोड़ों रुपया हर जाने के तौर पे डैमेजेस के तौर पे दिलवाए। और जो फॉल्टी पार्टी है वो कहती है सर इसका कोई नुकसान हुआ ही नहीं। तो ये बहुत अहम है डिटरमिन करना कि लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। इस पे सारे एग्री करते हैं कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो एग्रीड पार्टी को जो नुकसान हुआ है वो कंपनसेशन के तौर पे वो पैसे मिलने चाहिए। इस पे हर बंदा एग्री करता है। इस पे इवन जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ना वो भी एग्री करेगा कि सर लॉस बिल्कुल, इसका नुकसान हुआ है मेरी वजह, मैं भरने को तैयार हूँ। लेकिन लॉस कितने का हुआ ये बड़ा कम्प्लेक्स इशू है प्रैक्टिकली, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है
कि लॉस है ऑर्डिनरी डैमेजेस या स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस, लेकिन एक बेसिक रूल आपको जहन में रखना है, डैमेजेस अलाउ करते हुए लॉ का असूल प्रिंसिपल ये नहीं है कि जो फॉल्टी पार्टी है उसको पेनलाइज करना, ना 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 ना, सुनो कंपल्सरी। आपको हमने पढ़ा था ना, जब क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंस पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था क्रिमिनल लॉ में की जब वायलेशन होती है तो उसमें कोर्ट का पर्पस होता है उसको सजा देना, पेनलाइज करना। लेकिन सिविल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वायलेशन होती है तो कोर्ट का मकसद उसको जिसने ब्रीच किया उसको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि एग्रीड पार्टी की कंपनसेशन। इसलिए मुझे बताइए, फर्ज कीजिए अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन एग्रीड पार्टी को नुकसान कोई नहीं हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नुकसान नहीं हुआ, डैमेजेस अलाउ होंगे? नहीं होंगे, नहीं हो। तो ये बेसिक रूल ध्यान में रखिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आगे क्या कहता है वो, डैमेजेस को दो तरह से क्लासिफाई किया जाएगा, एक ऑर्डिनरी डैमेजेस और एक स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? विच अराइज नेचुरली, जो नेचुरली इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस अराइज होते हैं, जो नेचुरली इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस अराइज होते हैं। और स्पेशल डैमेजेस कौन से हैं? जो अराइज होते हैं ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो अराइज होते हैं। और एक और भी होते हैं डैमेज, रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस। आगे चलने से पहले इन टर्म्स को समझना जरूरी है, वरना रूल समझ नहीं आएगा। मेरे पास एक बंदा आया, कहने लगा सर फर्नीचर बनाने। मैंने कहा बिल्कुल फर्नीचर बना के देते हैं आपको। मेरा उसके साथ एग्रीमेंट हो गया। अब मैंने उस एग्रीमेंट की वजह से अपने सप्लायर से एग्रीमेंट किया कि भाई इस डेट के ऊपर मुझे वुड सप्लाई करना है। मेरा सप्लायर के साथ एग्रीमेंट हो गया। सप्लायर के साथ जो ड्यू डेट थी उसके ऊपर सप्लायर ने मुझे वुड सप्लाई नहीं किया, मुझे वुड सप्लाई नहीं किया। ठीक है, पहली सिचुएशन। फर्ज कीजिए कि मार्केट में अल्टरनेट वुड सप्लायर मौजूद है और उससे मुझे 1000 रुपया पर यूनिट महंगी वुड मैंने खरीदी। ये जो 1000 रुपया, फर्ज कीजिए 1000 रुपया एग्जाम्पल में रखते हैं, 1000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा पे किया। ये क्या है? ऑर्डिनरी डैमेज। ये अराइज है नेचुरली, ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस, नेचुरली। ये है ऑर्डिनरी डैमेजेस। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर तो इस तरह की सिचुएशन है तो मैंने जो डैमेजेस क्लेम करने हैं, जो सप्लायर था उससे कितने डैमेजेस क्लेम करने हैं? 1000 रुपया, अगर कहानी यहीं तक है। लेकिन प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस प्रोडक्ट का अल्टरनेट सप्लायर मौजूद नहीं होता, आप महंगी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपने एक मशीनरी इंस्टॉल, फॉर एग्जांपल, अब जैसे एसी है ना, एक ग्री का एसी है, एक पेल का एसी है फॉर एग्जांपल, और हाँ डॉलन्स का एसी, तो ये डिफरेंट। अब आपका अगर एसी ख़राब हुआ है ना, तो आपको पता है कि आपने उसी, अगर उसका कोई पुर्जा चेंज करना है तो उसी कंपनी का पुर्जा लगेगा, किसी दूसरी कंपनी का पुर्जा नहीं लगेगा नॉर्मली ऐसे। इसी तरह जो कम्प्लेक्स मशीनरी होते हैं प्रैक्टिकली उसमें भी इसी तरह होता है। अगर मशीनरी ख़राब हो जाए तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती कि मार्केट में से चाहे महंगा भी सप्लायर ले गए और उससे रिपेयर करवा लें, नहीं, बल्कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वही आके ठीक करेगा तो करेगा, वरना मशीन ठीक नहीं होगी। तो अगर अल्टरनेट अवेलेबल नहीं है, मैं मार्केट में ये प्रोडक्ट और किसी के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, अब इसकी वजह से इसने डिफ़ॉल्ट किया, इसकी वजह से मैंने दूसरा जो सप्लायर अपना एग्रीमेंट दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया था उसका भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मुझे उसको डैमेजेस पे करना पड़े, और जो मुझे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था फर्नीचर को सेल करने से वो भी मुझे नहीं मिला। ठीक है, अब ये जो लॉस है आगे इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जो मेरा दूसरा लॉस है ना, एक तो ये है ना कि मार्केट प्राइस का डिफरेंस, पहला ये तो फौरी तौर पे समझ आ जाता है कि ठीक है सर जी, एक बंदे ने ड्यू डेट पे चीज सप्लाई नहीं की ना, आप मार्केट से महंगी खरीदी तो जितना प्राइस का डिफरेंस है वो इससे आप रिकवर करवाएं। ये है ऑर्डिनरी डैमेजेस।
लेकिन अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं, लेवल 2। इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच हो रहे हो, गौर से सुनिएगा, इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रीच हो रहे हैं तो इसको कहते हैं स्पेशल डैमेज। इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे कोई भी नुकसान हुआ वो ऑर्डिनरी डैमेज है। इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुए, ये स्पेशल डैमेजेस है। अब ये जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुए, इस पे जितना मेरा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था वो मुझे नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है सम टाइम मुझे डैमेजेस पे करने पड़े दूसरे। तो मुझे बताइए, ये जो मुझे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस पे करने पड़े, लॉस हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? पहले कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की। तो क्या मुझे उस सप्लायर से जिसने ब्रीच ऑफ, ये वाले पैसे भी क्लेम करने चाहिए इस डैमेजेस? पहली चीज ये ध्यान में रखिए, जो पहले वाले डैमेजेस थे ना, जो मार्केट प्राइस का फर्क था, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं, और ये जो उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते हैं, ये स्पेशल डैमेजेस होते हैं। लॉ कहता है ऑर्डिनरी डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना लिखा हो। स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं लेकिन सिर्फ उसी वक्त अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, पार्टी को कम्युनिकेट किया था। अगर मैंने वुड सप्लायर को कम्युनिकेट किया हो ना, भाईजान टाइम पे सप्लाई दे देना, अगर तुमने सप्लाई ना दी तो आगे मैंने फर्नीचर जो एग्री किया ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा और मुझे उस पर 2 लाख रुपया पेनल्टी पे करना पड़ेगी। तो टाइम पे अगर मैंने कम्युनिकेट किया था तो याद रखें मैं स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम कर सकता। और अगर मैंने एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट नहीं किया था, सिर्फ ऑर्डिनरी डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस में फर्क समझ आया? अब सुने, टू रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस क्या होते हैं? रिमोट नहीं, नॉट अलाउड तो बाद में है, पहले ये से होती क्या चीज है? जो, हाँ, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि अभी मैंने किए नहीं है, फ्यूचर में करना है, फ्यूचर में करना है, और इस ब्रीच की वजह से वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं होंगे। जैसे मैंने इस का वुड सप्लायर को मैं कहा, भाई मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करते हुए बताया था ना कि ये जो तुम मुझे चीज़ सप्लाई करोगे ना, इनकी वजह से मैंने फर्नीचर बनाना है और आगे एक पार्टी को सप्लाई करना है, और अगर तुमने मुझे वुड सप्लाई नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो अब तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, स्पेशल डैमेजेस अलाउ होंगे कि नहीं होंगे? अलाउ होंगे। मैंने कहा स्पेशल डैमेजेस डालो इसको 2 लाख, फिर मैंने 50 लाख का और अमाउंट ऐड कर दी। इसने कहा सर वो 50 लाख कौन सी? मैंने कहा अब इस ब्रीच की वजह से ना मेरी मार्केट में रेपुटेशन इफेक्ट हो गई है, और अब मेरे पास जो फ्यूचर में एग्री कॉन्ट्रैक्ट मैंने करने थे, मेरे पास कस्टमर आने थे, अब रेपुटेशन खराब होने की वजह से वो कस्टमर नहीं आएंगे। ये जो लॉस मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ये है रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस। ये वो वाले कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी मैंने किए ही नहीं, जो मैं अंदाजा लगा रहा हूं फ्यूचर में मैं साल इस मार्केट में रहता, मेरी रेपुटेशन होती, मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आते, प्रॉफिट होता। लॉ कहता है इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो आपकी हवाई फिगर है ना, हवाई फिगर, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलाउ नहीं किए जाएंगे लॉसेस। क्लियर हुआ? तो ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से, उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो हमें लॉस हुआ, ये ऑर्डिनरी डैमेजेस। उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से हमारे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच हुए, स्पेशल डैमेजेस। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमारे जो मुस्तकबिल के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुए हमारे ख्याल में, वो रिमोट एंड इनडायरेक्ट। लॉ ये कहता है इसको तो मैं कभी भी अलाउ नहीं करवाऊंगा, आप जो मर्जी कर लें। जो स्पेशल डैमेजेस है इसको अलाउ करवाऊंगा, लेकिन कब अलाउ करवाऊंगा? अगर आपने कम्युनिकेट किए हुए एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? और ऑर्डिनरी डैमेजेस वो अलाउ होंगे ही, चाहे आपने कम्युनिकेट किए हैं चाहे नहीं किए। अच्छा, इसमें आपने डेफिनेशन जब याद करनी है ना, तो विच अराइज नेचुरली और अराइज, ये डेफिनेशन ऐसे अल्फाज याद करें, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करना है तो इसी एग्जांपल के साथ करना है। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या? उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई उसकी वजह से जो लॉस। स्पेशल डैमेजेस क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच की वजह से दूसरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉसेस क्या? फ्यूचर के। ठीक है? इसकी डेफिनेशन पढ़ के इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको, लेकिन जाहिर है एग्जाम में अगर उसने हमसे पूछ लिया तो वो वही लिखना पड़ेगा जो बुक में लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन को रट लीजिएगा, लेकिन कंसेप्ट आपने बिल्ड करके रखना। क्लियर हो गया ये?
ठीक है, एक्चुअल डैमेज जाहिर है जितना नुकसान होगा उतना ही अलाउ किया जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल डैमेजेस में सबसे अहम चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टीज नो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्वेश्चन में वो कहता है केस सारा बता देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट उसकी वजह से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ ये बता, लेकिन ये नहीं बताता एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज को पता था कि नहीं पता था, आप क्या करेंगे? दोनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे कि इफ पार्टीज न्यू तो फिर स्पेशल डैमेजेस अलाउ होंगे, अगर पार्टीज नहीं जानती थी स्पेशल डैमेजेस अलाउ नहीं होंगे। कम्युनिकेट करना सर, क्लियर? अच्छा, ये हमारा खत्म हो गया, तकरीबन खत्म हो गया यहाँ पे चैप्टर। लेकिन एग्जाम में ना केस स्टडी में वो हमसे बाज़ औक़ात कैलकुलेशन पूछ लेता, आपको याद होगा कुछ हमने केस स्टडीज ऐसी की थी जिसमें वो अमाउंट्स वगैरह दे के हमसे कैलकुलेशन। ये मैं आपको एडिशनल टिप बता रहा हूँ ऐसी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। कौन सी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए? जिनमें आपको डैमेजेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। कुछ केस स्टडीज ऐसी, लॉ में कैलकुलेटर लेके जाना है क्या? बिल्कुल लेके जाना है लॉ में कैलकुलेटर, ठीक है। उसमें हो सकता है कुछ और कोई किसी और क्वेश्चन में कुछ हो सकता है इस चैप्टर में से डैमेजेस कैलकुलेट करने के लिए पूछ, डैमेजेस कैलकुलेट को याद है ना वो अमाउंट, वो एक हमने क्या वो 0.5 मिलियन वाली फिगर आती थी जिसमें क्वेश्चन किया था केस स्टडी। हाँ, किसकी बोरी? आटे की बोरी नहीं, उसका वजन करना था हमने। नहीं बहरहाल चले, तो डैमेजेस को कैसे कैलकुलेट करना ये सुन लें। क्या तो एग्रीमेंट होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी ब्रीच हुई है, या एग्रीमेंट होगा पैसों का, पैसे पे नहीं किए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही होगा ना। या तो गुड या सर्विसेज डिलीवर नहीं हुई या अमाउंट पे नहीं हुई। अगर अमाउंट पे नहीं हुई तो फिर उसका डैमेजेस क्या होगा? रीजनेबल। आप कहेंगे जो भी रीजनेबल कोर्ट डिसाइड करेगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके मुताबिक होगी। पार्टनरशिप होती ना तो रीजनेबल इंटरेस्ट उसने बताया था कितना होता है 6% पार्टनरशिप। लेकिन ये चूंकि पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो इसमें उसने परसेंटेज बताने को वाइड किया। उसने कहा रीजनेबल इंटरेस्ट जो भी कोर्ट मुनासिब समझे। हमने कहा ठीक है। और अगर गुड या सर्विसेज डिलीवर नहीं हुई तो आपने देखना है ऑर्डिनरी डैमेजेस का केस है कि स्पेशल डैमेजेस का केस है। सबसे पहले तो ये पहचानना है, ये आपको पता चल जाएगा आसानी के साथ। अगर उसने किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र किया है तो जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वो स्पेशल डैमेजेस है, और अगर किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र नहीं किया ऑर्डिनरी डैमेजेस है गुड का, ज्यादातर गुड का होगा, सर्विसेज का नहीं होगा। सर्विसेज का होगा तो कोर्ट रीजनेबल लॉस एस्टिमेट कर देगी। सबसे ज्यादा केस की, बल्कि जो नॉर्मली केस स्टडी है क्या पूछता है वो इस केस की पूछता है। गुड्स अगर डिलीवर नहीं, अगर हमने किसी भी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया था उसने ड्यू डेट पे गुड्स डिलीवर नहीं की, कंपनसेशन की अमाउंट क्या होगी? मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का फर्क। और अगर फर्ज करें मार्केट प्राइस है 1000, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 800, डैमेज 200, और अगर मार्केट प्राइस है 600, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 800, नो डैमेजेस। क्यों नो डैमेजेस? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है लेकिन लॉस नहीं हुआ। लॉस होगा तो फिर डैमेजेस होंगे ना। नो लॉस नो डैमेजेस। भाई ये बात समझ आ गई। और अगर स्पेशल डैमेजेस का केस है, आपने सबसे पहले स्पेशल डैमेजेस पहचान लेंगे ना। जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है और फौरन स्पेशल डैमेज जेन में आए, आपने फिर ये देखना है क्वेश्चन में कि इफ कम्युनिकेटेड और नॉट कम्युनिकेटेड। अगर इफ कम्युनिकेटेड तो कम्युनिकेटेड वाला रूल लिखेंगे, अगर इफ नॉट कम्युनिकेटेड क्वेश्चन में बताया वास्ते तो नॉट कम्युनिकेटेड वाला, और अगर साइलेंट है दोनों, साइलेंट है तो दोनों लिखेंगे, इफ कम्युनिकेटेड भी इफ नॉट कम्युनिकेटेड भी। अच्छा, अब इसमें सुन लें, वो कहेगा पहले कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई जिसकी वजह से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ। तो हमने कहा कि जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उसमें जो प्रॉफिट था वो नहीं आएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट क्लेम करना है। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट वाली टर्म समझ आ रही है ना आपको? आपको एग्जांपल से समझाई थी ना। हाँ, वो जो दो सेठ साहब वाली, एक सेठ साहब दूसरे सेठ साहब से कह रहे थे यार मेरी सिंगापुर वाली ब्रांच है उसमें मुझे 5 लाख का नुकसान हुआ। दूसरा कहने लगा मैंने तो सुना 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। उसने कहा नहीं अब हुआ प्रॉफिट ही है, लेकिन मेरा ख्याल था 10 लाख का प्रॉफिट होगा, मुझे तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो सेठ साहब, और ये आपको बता दूं, यह वैसे बज़ाहिर ये लतीफ़ा लग रहा है, ये बहुत बड़ी फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट वही 5 लाख है जो सेठ साहब का ख्याल था कि होगा प्रॉफिट लेकिन नहीं हुआ। अब वो किस वजह से नहीं हुआ? इस पार्टी की वजह से। तो निकलवाओ इससे,
अच्छा ये तो प्रॉफिट। अच्छा दूसरी पार्टी शरीफ हुई ना तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके चली जाएगी और हमारा सिर्फ लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर दूसरी पार्टी शरीफ इतनी ना हुई, अक्लमंद हुई, तो वो कहे कि भाईजान कंपनसेशन दो, तुम दूसरों से डैमेज लेते फिरते हो, मुझे भी तो डैमेजेस दो। तो हमने जो उसको डैमेजेस अदा किए होंगे वो भी क्लेम करवाने हैं, यानी स्पेशल डैमेजेस में लॉस ऑफ प्रॉफिट भी आएगा और उस ब्रीच जो कंपनसेशन पे किया ये भी है। वो क्या सनी वाला केस था, सनी एंटरप्राइजेस वाला कुछ तरह का केस था। अच्छा ऐसे ही, यस मैंने ऐसे ही कह दिया, आपने भी ऐसे कह दिया। नहीं मेरा ख्याल था शायद सनी वाले कोई केस था। हाँ अच्छा अगर फर्ज कीजिए कि हमने पुर्जा लिया उससे और उसे ये बता दिया था कि भाईजान ये पुर्जा हमारी मशीनरी में लगेगा और इसके बगैर हमारी मशीनरी नहीं चलेगी, मशीनरी के बगैर हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी, ये बता दिया था। अगर तो हमने ना बताया होता ना तो सिर्फ उस पुर्जे की जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका फर्क मिलता हमें। लेकिन अगर हमने बता दिया भाई पुर्जा इतना अहम है, अगर डिले हो गया तो हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी, और प्रोडक्शन रुक जाए तो अब मुझे बताइए अब कुछ क्लेम कर सकते हैं? क्या भला? जो नॉर्मल प्रोडक्शन होती है, नॉर्मल प्रॉफिट, जितने दिन फैक्ट्री बंद रहेगी ना उतने दिनों का नॉर्मल प्रॉफिट। इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है, कंपनी का एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय 365 करते हैं, और जितने दिन कंपनी बंद हुई हो। और अगर फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होने थे वो अब नहीं हुए, नो डैमेजेस, ये तो वही आ गए ना, हाँ टू रिमूव। तो ये बेसिकली उसी को ना थोड़ा डिफरेंट वे में समराइज कर दिया और कोशिश की है एग्जाम में जितनी भी कैलकुलेशन पूछता है सारी इसमें कवर हो जाए। ठीक है, फिर भी बहरहाल क्वेश्चन कीजिएगा, कोई कमी पेशी हुई तो पूछ लीजिएगा। हाँ पेनल्टी वाला रह गया, पेनल्टी वाला सिंपल रूल है, पेनल्टी वाली बात रह गई कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख दिया गया और जिस पार्टी ने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा वो दूसरी पार्टी को 10 लाख रुपया हर्जाने के तौर पे अदा करेगी, तो जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा 10 लाख रुपए अदा होगा। गलत, फिर से सुन लें। पार्टी के साथ एग्रीमेंट ये हुआ अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी ने भी किया ना वो दूसरी पार्टी को 10 लाख रुपए हर्जाने के तौर पे अदा करेगी। ये सेल परचेज का एग्रीमेंट, पेनल्टी है ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब कितने डैमेजेस अलाउ होंगे? नॉट एक्सीडिंग, शाबाश, अप टू द, यानी 10 लाख आर रीजनेबल डैमेजेस विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। इसका मतलब यह है कि पेनल्टी को लिखवा देना असल में नुकसान का बायस है, क्योंकि वो लिमिट डिसाइड हो जाती है। इससे अगर आपकी एक्चुअल उससे ज्यादा है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी? चलिए ये हमारा 7 और 8 दोनों चैप्टर हो गए। कल इंशाल्लाह फिर हम 9, 10 की रिवीजन करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।